Hello students, this is your SST class. Today we will study about chapter 1 where, when and how. Students, इसमें स्टार्टिंग में हिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दे के रखा है, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं. The word history is derived from Greek noun historia, meaning inquiry or research. History is the analysis and interpretation of human past that enables us to study continuity and change over time. Student, हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया हिस्टोरिया से, जिसका मीनिंग होता है पूछताछ या अनुसंधान. ठीक, इतिहास मानव अतीत का विश्लेषण और व्याख्या है जो हमें समय के साथ साथ निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन कराने में सक्षम बनाता है. It is an act of both investigation and imagination that seeks to explain how people have changed over time. History is a record of significant events that have occurred over a time or on particular day in the past. History is subject which deals with past events like when a battle was fought, period of dynasties, when a king was crowned, birth of any religion and other changes, etc. History is also important to know the exact date and year of any particular event. Hence, we continue to associate history with a string of dates, since detail of any such events which have occurred in the past cannot be determined without referring to the specific dates. So, in other words, we can say that history is synonymous with dates. स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण घटनाओं का एक रिकॉर्ड है जो पास्ट में हुई थी. ठीक है, पास्ट में जो भी घटनाएं हुई थी उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? हिस्ट्री में. ठीक, जैसे कि हम देखें कोई भी लड़ाई कब हुई थी, या फिर कोई राजा कब बना था, कब उसको ताजपोशी हुई थी, या फिर उसको कब राजगद्दी मिली थी, या फिर किसी धर्म का जन्म कब हुआ था, या फिर उसका परिवर्तन कब हुआ था, एक्सेट्रा. हिस्ट्री किसी भी विशेष की सही तारीख और वर्ष जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है. इसीलिए हम इतिहास को तारीखों के एक तार के साथ जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि अतीत में हुई ऐसी किसी भी घटना का विवरण विशिष्ट तिथियों का उल्लेख किए बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इतिहास तारीखों का पर्याय है. नाउ स्टूडेंट, कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ताकि जो पहले काम हो चुके हैं, पिछली घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसके लिए हिस्ट्री हमें मदद करती है. मतलब जैसा कि हमने पढ़ी होंगी, स्टोरीज़ पढ़ते थे हम बचपन में, उसमें फिर हमें पूछते थे कि इसमें हमने क्या शिक्षा मिली है स्टोरी से. सेम वैसा ही हिस्ट्री में होता है कि पहले क्या काम हो चुके हैं और उससे हमें क्या सीखने को मिला है. ठीक है, तो हिस्ट्री उस चीज़ में हमारी हेल्प करती है. इसके अलावा देखें, जैसा कि एक साम्राज्य और सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन कराती है हिस्ट्री, अतीत के सबक वर्तमान की कमियों से बचने में मदद करते हैं. मतलब जो पास्ट में जो भी काम हुए हैं वो प्रेजेंट में हम ना करें, इसमें हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है. हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट का भी एक ब्रिज टाइप है, मतलब अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट रहती है. ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं जेम्स माइल्स पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Students, there are many historians who had tried to divide Indian history into the Hindu, Muslim and British period. ऐसे बहुत सारे historians हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में
डिवाइड करने की कोशिश की थी। ऐसे ही एक हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, एक स्कॉटिश दार्शनिक, जिन्होंने अपने बड़े काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड किया था। But most of the Indian historians do not agree with this periodization of Indian history. According to them, there is a great problem in accepting such theory. But हुआ क्या था, बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनको इस वो इस पेरिडाइजेशन से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार इस तरह के सिद्धांत को स्वीकार करने में बड़ी समस्या है। भारतीय जो इतिहासकार थे, इंडियन जो हिस्टोरियंस थे, जैसे H.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, R.C. भंडारकर एक्सेट्रा ने जेम्स मिल द्वारा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स को ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास के विभाजन पर आपत्ति जताई है। Why we should judge an age only through the religion of the rulers of the time? The lives and practices of all group of people were also important. Even in the so-called Muslim period, there were many Hindu rulers living side by side. If there were the Mughals ruling in one part of the country, there were the Rajputs and Marathas ruling in other parts of the country at one and the same time. हिंदू जो हिस्टोरियंस थे उनका क्या मानना था कि जो टाइम है, जैसे कि कोई एक रूलर है किसी रिलीजन का, फॉर एग्जांपल हम मुस्लिम का ही ले लें, अगर वो जज कर रहा है तो उस टाइम के लिए उस रिलीजन के रूलर को हम क्यों जज करें, मतलब उस रिलीजन के हिसाब से क्यों उस टाइम को डिवाइड करें। ठीक है, जैसे कि एक टाइम ले लेते हैं, मुग़ल रूलिंग वन पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब एक पार्ट में, इंडिया के एक पार्ट में मुग़ल रूल कर रहे हैं और वहीं दूसरी साइड राजपूत और मराठास भी वहीं पे रूल कर रहे हैं उसी कंट्री में। तो हम कैसे इसको जज कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड को किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नाम दिया जाए। ठीक, मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स only to show that Indian society was of a lower level in the Hindu and the Muslim periods as compared to the British period. So he said, in order to civilize the Indian, the British should conquer the whole of India. माइल का क्या मानना था? मिल ने भारतीय जो हिस्टोरियंस थे उनको हिंदू और भारतीय जो हिस्टोरियंस हैं उनको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में विभाजित किया, केवल क्या दिखाने के लिए कि ब्रिटिश काल की तुलना में भारतीय समाज हिंदू और मुस्लिम काल में निम्न स्तर का था। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। But nobody is prepared to agree to such a notion. India was much civilized under Mauryas, Guptas, and even under the Mughals than under the European monarchs in ancient and medieval times. लेकिन कोई भी इस तरह की धारणा से सहमत होने के लिए तैयार नहीं था। प्राचीन और मध्यकाल में यूरोपीय राजाओं की तुलना में भारत मौर्य, गुप्तों और मुगलों के अधीन बहुत अधिक सभ्य था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कोलोनाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोलोनाइजेशन? द मीनिंग ऑफ कोलोनाइजेशन इज उपनिवेशीकरण। Colonization refers to the practice by which a powerful country controls another country or other countries. In other words, when the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes in the former, we call the process as
colonization. So what is the definition of colonization? Colonization उस प्रथा को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली देश दूसरे देश या अन्य देशों को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब एक देश द्वारा दूसरे देश के अधीन होने से पूर्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो हम इस प्रक्रिया को उपनिवेश कहते हैं, यानी कि कोलोनाइजेशन कहते हैं। द ब्रिटिश एंड देयर missionaries initially came to India for trade and commerce and for the spread of Christianity. They had no political ambitions, but they were lured by the riches and wealth and India, and taking advantages of unstable political conditions of 18th century India, they gradually established their stronghold on all the major economically flourishing centers. You will study later on as to how after the battles of Plassey and Buxar, the Indian economy was transformed from surplus and sufficient economy to colonial economy. In this way, India became the British colonial in 18th century. ब्रिटिश और उनकी मिशनरी शुरू में व्यापार यानी कि बिजनेस और वाणिज्य यानी कॉमर्स और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत आए थे। उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन वे धन और दौलत और भारत के लालच में थे और 18th सेंचुरी के भारत की अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे सभी प्रमुख आर्थिक रूप से समृद्ध केंद्रों पर अपना गढ़ स्थापित कर लिया। आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक अधिशेष और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई थी। इस तरह 18th सेंचुरी में भारत एक ब्रिटिश उपनिवेशक बन गया था। किसी भी इतिहासकार के लिए कुछ मुश्किलें हैं जो मध्यकालीन भारत के किसी भी प्राचीन इतिहास को फिर से जोड़ना चाहते हैं। There are certain difficulties for any historian who wants to reconstruct the history of either ancient or of medieval India due to various causes, especially the distance past and the long period and destruction of historical material by the coming invaders. Sorry. Many useful sources have been lost to us, but this is not the case so far as the modern period is concerned. We have enough sources at our disposals as far as modern period of the history of India is concerned. The chief among them are described below. मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेन सोर्सेज क्या थे? किसी भी हिस्टोरियन के लिए कुछ मुश्किलें हैं जो मध्यकालीन भारत के किसी भी प्राचीन इतिहास को फिर से जोड़ना चाहते हैं। विभिन्न कारणों के कारण, विशेष रूप से दूर के अतीत और आने वाले आक्रमणकारियों द्वारा ऐतिहासिक सामग्री की लंबी अवधि और विनाश, कई उपयोगी स्रोत हमारे लिए खो गए हैं। Next is our official records. Official records of British administration are important source of modern period. The British laid great emphasis on writing. They got every instruction, plan, policy, treaty, agreement, decision, and investigation, etc. penned down. It became easier to study, ponder, and discuss matter in this way. ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो मॉडर्न पीरियड के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
ब्रिटिशर्स ने लेखन पर बहुत जोर दिया। उन्हें हर निर्देश, योजना, नीति, संधि, समझौता, निर्णय और जांच आदि मिले। इस तरह से अध्ययन, विचार और मामलों पर चर्चा करना आसान हो गया था। As a result, official letters, memos, votings, and reports were written frequently. In the early years of 19th century, these documents were copied out and beautifully written by calligraphists for records. But with the spread of printing press in India by the middle of 19th century, these documents were printed in multiple copies. They also focused upon the preservation of all these written records and documents. Therefore, they set up record rooms in every department of their administrations to preserve the important documents and records. The British established archives and museums. इसका क्या रिजल्ट निकला? ऑफिशियल लेटर्स, मेमोज, वोटिंग्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो अक्सर लिखी जाती थी। 19th सेंचुरी के शुरुआती वर्षों में इन दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि बनाई गई और रिकॉर्ड के लिए सुंदर ढंग से लिखे गए कैलीग्राफिस्ट थे। बट 19th सेंचुरी के मध्य तक भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार के साथ ये दस्तावेज कई प्रतियों में मुद्रित किए गए थे। उन्हें इन सभी लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वे अपने प्रशासन के हर विभाग में रिकॉर्ड रूम स्थापित करते थे। इम्पोर्टेंट दस्तावेज और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ब्रिटिशों ने अभिलेखागार और संग्रहालयों की स्थापना की। नेक्स्ट इज सर्वेज। The British also conducted surveys for a better understanding of our country and its effective administration. Revenue surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, forest surveys, etc. were carried out under the British. Revenue surveys were conducted in the villages to know the topography, soil quality, the flora, the fauna, local histories, cropping patterns, etc. From the end of 19th century, census operations were held after every 10 years. The census gave a detailed account of the total number of people living in all the provinces of India, including their religious, caste, occupation, and economic conditions. But these official records tell us about the thoughts, feelings, and interests of British. They do not tell us about the activities and feelings of general people of the country. For this, we have to depend on the following sources of history. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश की बेहतर समझ और इनके प्रभावी प्रशासन के लिए सर्वेक्षण भी किया। राजस्व सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि अंग्रेज़ों के अधीन किए गए थे। राजस्व सर्वेक्षण गांव की स्थलाकृति यानी कि विलेज की टोपोलॉजी, मिट्टी की गुणवत्ता मीन सॉइल क्वालिटी, वनस्पतियों, जीवों, स्थानीय इतिहास, फसल के पैटर्न आदि को जानने के लिए किया गया था। 19th सेंचुरी के अंत से हर 10 साल के बाद जनगणना का संचालन किया गया था। जनगणना ने भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या का विस्तृत विवरण दिया, जिनमें उनकी धार्मिक जातियां, व्यवसाय और आर्थिक स्थितियां शामिल हैं। बट ये आधिकारिक रिकॉर्ड हमें अंग्रेज़ों के विचारों, भावनाओं और हितों के बारे में बताते हैं। वे हमें देश के सामान्य लोगों की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में नहीं बताते हैं। इसके लिए हमें इतिहास के निम्नलिखित स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। नेक्स्ट है अपना अदर सोर्सेज।
अदर सोर्सेज में क्या है? इन अर्ली पीरियड्स अ वेरी फ्यू पीपल know how to write, but in the modern period many men and women begin to write and express their anger, frustration, joy, sorrow and other experience. Remarkably, many women also begin to write during this period. Rasundari Dasi was the first woman to write an autobiography in Bengali in 1876 named Amar Jeevan. पहले की अवधि में मीन्स इन अर्ली पीरियड्स बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे लिखना है, बट जो मॉडर्न पीरियड था, आधुनिक काल में कई जो वुमेन्स और मेंस थे उन्होंने लिखना शुरू किया और उनके क्रोध, हताशा, खुशी, दुख और अन्य अनुभव व्यक्त किए। उल्लेखनीय रूप से कई महिलाओं ने भी इस अवधि के दौरान लिखना शुरू किया। राससुंदरी दासी 1876 में बंगाली में आत्मकथा लिखने वाली पहली महिला थी, जिनका नाम अमर जीवन था। अदर सोर्सेस कौन कौन से हैं? पर्सनल डायरीज, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies of important personalities, popular booklets, newspapers, stories, poems and novels, books or newspapers covering ideas and feeling of political leaders and social reformers, journals, reviews, editorials and articles in newspapers and magazines.